आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की आम जनता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया है और भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जिन नायक नायिकाओं को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता था, आज उन्हीं को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। जया बच्चन का देश की संसद में खड़े होकर यह कहना कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लोगों को चुभ गया है। जया बच्चन इस बात से बहुत नाराज थीं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है और बॉलीवुड को बदनाम क्यों किया जा रहा है। जया बच्चन ने जिस तरह से ये बात कही वो लोगों को चुभ गई है और उनकी बातों में उसी सोच की झलक दिखाई देती है जिसके कारण यह माना जाता है कि बॉलीवुड कुछ खानदानों की निजी संपत्ति बन गया है और इसी सोच के कारण सुशांत सिंह राजपूत जैसे किसी बाहरी लेकिन प्रतिभावान अभिनेता को काम मिलना या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है और एक दिन वो अपने घर में लटकता हुआ पाया जाता है। आज आपको एक बार फिर से राज्यसभा में जया बच्चन के उस बयान को सुनना चाहिए। हालांकि आज का जो हमारा विश्लेषण है वो सिर्फ इस बयान पर आधारित नहीं है। आज का विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो इस देश में फिल्मी कलाकारों को वाकई अपना नायक मानने लगते हैं, उन्हें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और बहुत बड़ा स्टार मानने लगते हैं और फिर वो जी जान से उनके फैन बन जाते हैं, उन्हें फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी उम्मीदें अपने नायक से बहुत बढ़ जाती हैं और बाद में उन्हें बहुत निराशा होती है क्योंकि वो एक ऐसे नायक को फॉलो कर रहे होते हैं जो असल में अपने निजी जिंदगी में नायक था ही नहीं, वो सिर्फ पर्दे का नायक था। इस बहुत बड़ी गलतफहमी को आज हम आपके साथ मिलकर दूर करेंगे। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate. One of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं तो अपनी आलोचना के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। जया बच्चन के बयान पर एक और अभिनेत्री जया प्रदा की प्रतिक्रिया आई है, यानी एक जया के बयान पर दूसरी जया की प्रतिक्रिया। जया प्रदा जब उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़ रही थीं, तब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उन्हें लेकर काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे, लेकिन तब जया बच्चन ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, वो बिल्कुल शांत रही थी। आज जब वो संसद में बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं, इतनी नाराज हो रही हैं, इतने गुस्से में दिखाई दे रही हैं, तब जया प्रदा ने जो कुछ कहा है वो आज आप सबको सुनना चाहिए। रविकिशन जी द्वारा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए उन्होंने जो बात रखी है, मैं उनको समर्थन करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस ड्रग्स के लिए हम एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ड्रग्स को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ख़ास तौर इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। जया जी का एक सेंटेंस उन्होंने बताया था, किस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। ये कौन कर रहा है, कौन किसको किया है? इंडस्ट्री जिस तरह जया जी के लिए है, हम सबके लिए भी है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह का जो बयान देना, इंडस्ट्री को अपमान कर रहे हैं, इंडस्ट्री कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने चैरिटी आप अपने घर से शुरू करना चाहिए। यू हैव टू रेज योर वॉइस फ्रॉम योर हाउस कि यस, मैं यूथ को संभालूंगी। तो एक तरफ जया बच्चन है और दूसरी तरफ जया प्रदा है और दोनों की राय फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल अलग अलग है। दोनों फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, दोनों ने फिल्मों में काम किया है, लेकिन सोच दोनों की अलग है। जया बच्चन के बयान से महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना बड़ी खुश हुई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने आज जया बच्चन की तारीफ में अपना संपादकीय लेख छापा है और इस लेख में लिखा है,
जया बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छुपाकर नहीं रखा। महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने संसद में बहुत भावुक होकर आवाज उठाई है। ऐसे वक्त में जब फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, अक्सर तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हैं। सिनेमा जगत के छोटे बड़े हर कलाकार मानो 24 घंटे गांजा और चिलम पीते हुए दिन बिता रहे हैं। ऐसा बयान देने वालों का डोप टेस्ट होना चाहिए, ऐसा सामना ने लिखा है। फिर आगे लिखा है कि आमिर, शाहरुख और सलमान जैसे खान लोगों की मदद से बॉक्स ऑफिस को चलाने में मदद मिलती है। क्या ये सारे लोग सिर्फ गटर में लेटते थे और ड्रग्स लेते थे? ऐसा दावा करने वालों का पहले मुंह सूंघना चाहिए। जया बच्चन ने इसी विकृति पर हमला किया है। यानी जया बच्चन वैसे तो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन शिवसेना पूरी तरह से जया बच्चन के बचाव में आ गई है। सामना नाम के अखबार ने जया बच्चन और खान अभिनेताओं की तारीफ की है, खान्स की तारीफ की है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स के मामले पर खान्स भी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अभी तक जिनको फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार माना जाता है, यानी 3 खान्स, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं तीनों। अमिताभ बच्चन दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, दिन भर ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी बात के बारे में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधकर उन्होंने रखी हुई है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर लिखा है और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब फिल्म इंडस्ट्री की किसी बड़ी अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के बारे में लिखा है और यह स्वीकार किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। कंगना ने जो लिखा है पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। तो कंगना कह रही हैं ये मेरी थाली है, आपकी नहीं। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि 2 मिनट का एक रोमांटिक रोल या फिर एक आइटम सॉन्ग तब मिलता है जब हीरो के साथ सोना पड़ता है। और ये बात कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री ने, शायद फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतनी बड़ी अभिनेत्री ने पहली बार ऐसा कहा है, जिससे पुष्टि होती है इस बात की कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। कंगना ने अपने ट्वीट में बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पहली बार किसी बड़ी अभिनेत्री ने इस तरह सार्वजनिक तौर पर कहा है कि छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए भी हीरो के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, सोना पड़ता है, कई तरह के समझौते करने होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का आरोप नया नहीं है और आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले शक्ति कपूर और अमन वर्मा जैसे फिल्मी कलाकारों के स्टिंग ऑपरेशन हुए थे और उसमें कास्टिंग काउच के आरोप सच साबित हुए थे। उस जमाने में ये कास्टिंग काउच को लेकर जो स्टिंग ऑपरेशन किए थे ये मैंने ही किए थे और तब ये बात सामने आ गई थी। उस जमाने में लोग हैरान तो हुए थे, लेकिन लोग ये कहते थे कि हमें तो शुरू से पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है, लेकिन इसके सबूत नहीं मिलते थे। और पहली बार उस स्टिंग ऑपरेशन से कास्टिंग काउच का सबूत लोगों ने देखा था। और मुझे यह भी याद है कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जब ये खबर दिखाई गई तो फिल्म इंडस्ट्री एक हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबने एक दूसरे का साथ दिया था और तब भी ये सारे बड़े बड़े कलाकारों ने ये कहा था कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तब ये सारे फिल्मी कलाकार एक साथ आ गए थे। उस जमाने में अगर ये सारे फिल्मी कलाकार ये कहते कि कास्टिंग काउच का जो आरोप है और जो सबूत पेश किए गए हैं ये बहुत गंभीर हैं और हम इन पर जांच करेंगे, अगर उस दिन वो ये कह देते कि हम बॉलीवुड की सफाई करेंगे, हम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलने नहीं देंगे, अगर कहीं हो भी रहा है तो उन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे, अगर तब ये कहते ऐसा तो हम मान लेते कि फिल्म इंडस्ट्री में इंसाफ होता है। लेकिन ये कहने की बजाय बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है और जो पत्रकार ऐसे आरोप लगा रहे थे मेरे जैसे, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि अब हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब हम इन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे, अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके रिपोर्टर्स को आने नहीं देंगे।
ये बातें तब हुई थी और आज भी आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के तेवर वही है। आज जब ड्रग्स की जांच चल रही है तो भी फिल्म इंडस्ट्री यही कह रही है, ये नहीं कह रही कि हम इसकी जांच करवाएंगे और इसे बंद करेंगे। वो ये कह रही है कि हम इस साजिश को तोड़ेंगे और ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो एक मुट्ठी भर लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कह रहे हैं कि सफाई होनी चाहिए, उनके बारे में कह रहे हैं कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। यानी ये जो थाली है फिल्म इंडस्ट्री की, ये कुछ बड़े खानदानों का मालिकाना हक इस थाली पर है और वो ये तय करेंगे कि इस थाली में कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा। ये सारे खानदान, ये सारे बड़े कलाकार जो हैं, ये उस थाली में से सिर्फ अपने आप के लिए खाना खाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए खाना खाने के लिए इंतजाम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं उस थाली में से बस इन्हीं के खानदान और इन्हीं के बच्चे हमेशा खाते रहें। कोई बाहर का व्यक्ति उस थाली में खाने के लिए ना आ जाए, कोई बाहर का व्यक्ति अपना शेयर ना ले ले। कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा कलाकार जो पटना से उठकर मुंबई आ गया, वो इनकी थाली में से कुछ छोटा मोटा खाना ना निकाल ले अपने लिए। बॉलीवुड पर लगने वाले कुछ बड़े आरोपों की सूची आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये आपने पढ़े जरूर होंगे लेकिन शायद इनके बारे में सोचा नहीं होगा, इसलिए आज आप जानिए कि बड़े बड़े आरोप बॉलीवुड पर क्या क्या लगते रहे हैं। पहला आरोप है परिवारवाद का, दूसरा आरोप नशाखोरी, तीसरा आरोप कास्टिंग काउच, चौथा आरोप अंडरवर्ल्ड से दोस्ती, पांचवा आरोप फिल्मों में ब्लैक मनी काला पैसा लगता है, छठा आरोप यहां प्रतिभा का दमन होता है, अगला आरोप यहां गुटबाजी होती है यानी कैंप बने हुए हैं, और इससे अगला आरोप है साहित्यिक चोरी, गाना चुरा लेना, डायलॉग चुरा लेना, कहीं और से कहानी चुरा लेना, फिल्म का कोई सीक्वेंस चुरा लेना। यह भी आपने आम चीज फिल्म इंडस्ट्री में देखी होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद परिवारवाद का आरोप सबसे पहले सामने आया था, आपको याद होगा। सुशांत की मौत का असली कारण क्या है, यह तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, पता चलेगा। एनसीबी जांच कर रही है, ये एजेंसियां आपको बताएंगी। लेकिन यह साफ है कि कोई गॉडफादर ना होने के कारण, किसी मूवी माफिया का आशीर्वाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना या तो बंद होने लगा था या बहुत कम मिल रहा था। जबकि बड़े बड़े फिल्मी घरानों के बेटे बेटियां बड़े आराम से नई नई फिल्मों में काम कर रहे थे, उन्हें लगातार काम मिल रहा था, लगातार प्रोत्साहन मिल रहा था। बॉलीवुड पर नशाखोरी का आरोप लगता रहा है, लेकिन पहली बार जी न्यूज पर हमने आपको बड़े फिल्मी कलाकारों के ड्रग्स लेते हुए वीडियो दिखाए। बॉलीवुड का ये एक छिपा हुआ चेहरा था जिसके बारे में लोग जानते तो थे लेकिन देखा नहीं था। जया बच्चन कह रही हैं ड्रग्स के नाम पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन आज उन पर कोई भी विश्वास कर नहीं रहा, क्योंकि लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं कि फिल्मी पार्टियों में किस तरह खुलेआम ड्रग्स चलती हैं। लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं जब बहुत बड़े बड़े फिल्मी कलाकार या उनके बच्चे पार्टी से नशे में, ड्रग्स के नशे में बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कास्टिंग काउच का आरोप कंगना ने खुलकर लगाया है, लेकिन यह बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जिसके बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन जानते सब हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब मी टू कैंपेन चला था, तब कई बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों के नाम सामने आए थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के नाम सामने आए थे। आपको उनके नाम आज याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि ये सारे नाम मी टू में शामिल थे। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती का आरोप हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री पर लगा है। एक दौर में दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में बड़े बड़े फिल्म स्टार नाचा करते थे, हालांकि अब यह काफी कम हो गया है, लेकिन आज भी बॉलीवुड की फिल्मों में डी कंपनी का पैसा लगने के आरोप लगते रहते हैं। बॉलीवुड में ब्लैक मनी का आरोप भी लगा है। कहते हैं कई बड़े बड़े फिल्म स्टार कुछ समय पहले तक जितना पैसा व्हाइट में लेते थे उससे कई गुना पैसा कैश में लेते थे, और जो फिल्में बनती थी वो भी काले पैसे से यानी काले धन से बनती थी। अनअकाउंटेड मनी से ये फिल्में बनाई जाती थी। किसी को पता ही नहीं था पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों में ये कम हुआ है। बॉलीवुड में प्रतिभा का दमन के आरोप भी लगते रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण खुद सुशांत सिंह राजपूत का है, जो प्रतिभा होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद काम नहीं कर पा रहे थे। कई टैलेंटेड एक्टर ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं और इस देश के लोग भी उन्हें धीरे धीरे भूल जाते हैं। बॉलीवुड पर एक बड़ा आरोप है गुटबाजी का। यहां कई तरह के कैंप चलते हैं। एक कैंप किसी एक्टर का होता है, एक कैंप किसी फिल्म प्रोड्यूसर का होता है, किसी डायरेक्टर का होता है। यानी हर बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर अपना एक एक कैंप चला रहा है, और आपको अगर काम चाहिए तो आपको उस कैंप का हिस्सा होना जरूरी है।
बॉलीवुड पर साहित्यिक चोरी के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई बड़े संगीतकार, प्रोड्यूसर, राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से चीज़ों को चुराया है, फिल्मी धुनों को चुराया है, आइडियाज़ को चुराया है, डायलॉग्स को चुराया है, नामों को चुराया है। ये सारे आरोप इसी फिल्म इंडस्ट्री पर लगते हैं और हमारे देश के करोड़ों लोग इसी फिल्म इंडस्ट्री के दीवाने हैं। दरअसल बॉलीवुड में बड़े फिल्म स्टार्स का जादू धीरे धीरे अब कम हो रहा है और इसका सबूत बड़े बजट वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर घटते कलेक्शन से आप समझ सकते हैं। एक अखबार सकाल टाइम्स के मुताबिक 2017 में बड़े स्टार्स वाली फिल्मों का टिकट विंडो कलेक्शन 24 करोड़ रुपए था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2018 में ये कम होकर 18 करोड़ हो गया, ये टिकटों का कलेक्शन है, और 2019 में इसके और भी कम होने का अनुमान था। हालांकि अभी इसका कारण लॉकडाउन है आजकल, लेकिन क्योंकि इस दौरान सिनेमा घर बंद पड़े हुए हैं इसलिए अब तो कोई सवाल ही नहीं है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। लेकिन ये इससे पहले के जो फिगर्स हैं हम आपको बता रहे हैं, साल दर साल टिकटों की जो बिक्री है वो लगातार कम होती जा रही थी। फिल्मों की टिकट बिकने में इस गिरावट का एक बड़ा कारण ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी माना जाता है और इस पर आने वाली ज्यादातर फिल्मों में आपने देखा होगा छोटे कलाकार बड़ी भूमिकाओं में आपको नजर आते हैं। इनमें अक्सर बहुत बड़े बड़े स्टार्स नहीं होते, कई ऐसे स्टार एक्टर भी इन फिल्मों में होते हैं जो कुछ समय पहले तक जिनके बारे में हम उनका नाम भी जानते नहीं थे, यानी जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं और जिनके साथ बड़े बड़े फिल्मी खानदानों का नाम नहीं जुड़ा है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें एक नया चांस दिया है, उन्हें एक नया मौका दिया है। शायद थाली में इसी बंटवारे की बात जया बच्चन कर रही हैं। फिल्मी खानदानों को थाली के इसी बंटवारे की बातें पसंद नहीं आ रही क्योंकि अब लोग जीवन के हर क्षेत्र में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को नकार रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिल्में हो। ये हम राजनीति में होते हुए देख रहे हैं और बॉलीवुड में भी अब बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रह सकता। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, यानी फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है वही समाज में हो रहा होता है। कई बार फिल्में हमें ऐसे कई सामाजिक मुद्दों के बारे में बताती हैं। आपको याद होगा आज़ादी के बाद जो फिल्में आती थीं यानी 50 और 60 के दशक में, उनमें जो विलेन होता था, खलनायक होता था, वो कोई जमींदार या साहूकार होता था जो खलनायक के रूप में दिखाया जाता था, क्योंकि समाज का खलनायक वही होता था क्योंकि वो गरीब किसानों का शोषण करता था। इसलिए शुरुआत की जो फिल्में हैं 50 और 60 के दशक की, वो उन पर बनती थी। ये वो समय था जब भारत नया नया आजाद हुआ था। बाद में 60 और 70 के दशक में भारत में औद्योगिकरण शुरू हुआ, तब फैक्ट्री मालिकों को, मिल मालिकों को खलनायक के तौर पर देखा जाने लगा। यह भी हमें फिल्मों ने ही दिखाया कि मिल मालिक कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं, इस पर फिल्में बनने लगी। उस दौर की फिल्मों में फैक्ट्री के मालिक विलेन हुआ करते थे। औद्योगिकरण के बाद अंडरवर्ल्ड और अपराध का दौर आया जिसमें माफिया डॉन खलनायक के तौर पर दिखाए जाने लगे। ये भी हमें फिल्मों से पता चला। इसी दौरान डाकुओं की फिल्में भी आती रहीं जिनमें खलनायक कोई डाकू हुआ करता था या फिर उसमें सामाजिक तौर पर किसी के साथ जो नाइंसाफी होती थी उसके बारे में बताया जाता था। ये सारी चीजें आपने धीरे धीरे देखी होंगी। हाल के दौर में फिल्मों में नेताओं को खलनायक के तौर पर दिखाया जाने लगा। आपने देखा होगा जब नेताओं को फिल्मों ने एक्सपोज करना शुरू किया। आपको यह भी याद होगा कि पुलिस वालों को, खाकी वर्दी पहने हुए लोगों को भी इन्हीं फिल्मों ने आपके सामने एक्सपोज किया था। जब एक जमाना था जब पुलिस को विलेन के तौर पर दिखाया जाने लगा था, पुलिस अत्याचार करती थी, फिर नेता अत्याचार करने लगे। ये सब हमें किसने बताया, किसने जागरूक किया? फिल्मों ने जागरूक किया, क्योंकि फिल्मों का असर न्यूज़ चैनल से भी कई बार ज़्यादा होता था उस ज़माने में। लेकिन अब जो फिल्म वाले हमें समाज का आईना दिखाया करते थे, जनता उन्हीं नायक नायिकाओं को अब विलेन की तरह देख रही है। यानी अभी तक हमने हर दशक में एक नया विलेन देखा। हमने साहूकारों को देखा, हमने ज़मींदारों को विलेन के तौर पर देखा, मिल मालिकों को देखा, उसके बाद डाकुओं को देखा, उसके बाद हमने अंडरवर्ल्ड डॉन को विलेन के तौर पर देखा, उसके बाद हमने पुलिस वालों को विलेन के तौर पर देखा, फिर हमने नेताओं को विलेन के तौर पर देखा। लेकिन इन सब को हमारे सामने एक्सपोज करने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही खुद विलेन के तौर पर देश के सामने आ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, क्योंकि फिल्में जो हमें जागरूक किया करती थी, अब हमें उन्हीं फिल्म बनाने वालों के ऊपर से विश्वास हमारा हट गया है। सितारे आसमान में होते हैं,
लेकिन लगता है कि फिल्मी दुनिया के सितारे अब जमीन पर आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में जिस तरह का गुस्सा देखने को मिला है, उससे हमारे बड़े बड़े फिल्मी सितारों की चमक खतरे में अब दिखाई दे रही है। जया बच्चन के बयान को सुनकर लगता है कि बड़े फिल्मी सितारों को अपनी थाली में छेद होने का डर सता रहा है। शायद वो भूल गए हैं कि ये थाली फिल्म स्टार्स की नहीं है, ये थाली देश के लोगों की है। ये वो देश के लोग हैं जो अपना खून पसीने का कमाया हुआ पैसा खर्च करके फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं, किसी फिल्म को हिट बनाते हैं, किसी एक्टर को सुपरस्टार बना देते हैं। भारत वो देश है जो बॉलीवुड के कलाकारों को भगवान की तरह पूजता रहा है, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हों, चाहे दक्षिण भारत के लोग हों। आज भले ही फिल्मों के टिकट ऑनलाइन बिकने लगे हों, लेकिन एक समय वो था जब फिल्मों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों के बुकिंग विंडो पर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। घंटों लोग इंतजार करते थे अपनी स्क्रीन पर। आप देखिए, आपको जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं 90 के दशक की तस्वीरें हैं। ये भीड़ जो है, ये सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों की भीड़ है, टिकट लेने वालों की भीड़ है। टिकट लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी और घंटों इंतजार करना पड़ता था। ये वो दौर है जब फिल्मों की टिकटें ब्लैक में मिला करती थी, यानी ज़्यादा पैसा देकर लोग फिल्मों की टिकटें खरीदने के लिए जाया करते थे। ये वो ज़माना था। आप सोचिए, भारत जैसे देश में आज जब बड़े बड़े कार निर्माता, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आपके घर में आकर आपके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और कहते हैं कि आप ये सामान बस खरीद लीजिए, पैसा भी बाद में दे दीजिएगा। ये वो ज़माना था जब लोग घंटों लाइन में लगकर किसी फिल्म की टिकटें खरीदा करते थे। कितना मान सम्मान था फिल्म इंडस्ट्री का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार आम जनता ने फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ इस तरह का विद्रोह किया है। जनता जिन फिल्मी सितारों को पूजती आ रही है, उन्हीं से वो आज सवाल पूछ रही है। जया बच्चन कहती हैं कि ये थाली उनकी है, तो जनता को उनकी ये बात चुभती है, क्योंकि लोग भूले नहीं हैं जब कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पति अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। याद कीजिए, वो जुलाई 1982 का समय था। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन को एक जानलेवा चोट लग गई थी। उनका बचना मुश्किल था। अमिताभ बच्चन को 2 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा इनकी जान मुश्किल ही बचेगी। इस दौरान देश में लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की। देश के सभी बड़े मंदिरों में अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए हवन करवाए गए। मस्जिदों में उनके लिए दुआएं मांगी गई। परिवारों में महिलाओं ने अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए मन्नतें मांगी। ये वो समय था जब लोग अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह पूजा करते थे। फिल्मों में अमिताभ बच्चन जिस किरदार को निभाते थे, उनमें लोग अपने असली जीवन को देखा करते थे। अभी हाल ही में ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उस समय की जो अखबार की कटिंग्स हैं वो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि उस समय क्या छपता था। अखबारों में छपता था, इश्तिहार आते थे कि दुआ कीजिए, और जब अमिताभ बच्चन आखिरकार ठीक होकर निकले तो लोगों ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया था। कुली फिल्म के हादसे के 2 साल बाद 1984 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में बहुत भारी भीड़ जुटा करती थी। कम से कम उत्तर भारत की राजनीति में किसी उम्मीदवार के लिए ऐसी दीवानगी देश ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अमिताभ बच्चन तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बचपन के दोस्त हुआ करते थे। राजीव गांधी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव में उतारा। अमिताभ बच्चन का स्टारडम ऐसा था कि इलाहाबाद की जनता ने उन्हें 1,87,000 वोटों से जिता दिया, और इस हार के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक करियर ही एक तरीके से समाप्त हो गया था। उसी जमाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी आपने देखी, अमिताभ बच्चन जब पहली बार लोकसभा आए थे सांसद बनकर, उस समय की यह तस्वीर है। उस समय जब चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे, कैसी भीड़ आती थी, उस जमाने की तस्वीर है। बड़े फिल्म स्टार्स के लिए जनता की दीवानगी आज भी कम नहीं हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन के बंगले, जिसका नाम है जलसा, मुंबई में, वहां हर सप्ताह रविवार के दिन उनके फैंस उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आते हैं
जैसे किसी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हों। उनके घर के बाहर हर रविवार को फैंस कैसे आते हैं, ये तस्वीरें देखिए आप। ये उनका घर है जलसा, और यहाँ वो अपने फैंस से हर रविवार शाम को मिलते हैं और हज़ारों की संख्या में हर रविवार को उनके फैन उन्हें मिलने के लिए आते हैं। कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। जनता अपने आप को उनका हृदय से उनका फैन मानती है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये सलमान खान के घर की तस्वीर है, जहां लोगों की भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों तक खड़ी रहती है। सलमान खान एक बार अपनी बालकनी में आकर अपनी एक झलक दिखा दें, इसके लिए लोग घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। अपनी बालकनी में खड़े हुए हैं और सामने लोग देखिए कितना प्यार करते हैं, और ये सलमान खान के सच्चे फैंस हैं जो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, शाहरुख खान के बंगले मन्नत की है, जहां पर वो खास मौक़ों पर अपने मेन गेट की दीवार पर खड़े हो जाते हैं आकर, और फिर अपने फैंस को देखकर हाथ हिलाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। ये आपको दुनिया में ऐसी तस्वीरें कहीं नहीं मिलेंगी। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी भी ऐसी तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी। उनको लेकर भी ऐसी दीवानगी लोगों के बीच में आपको कभी नहीं मिलेगी। ये तस्वीरें आपको क्या बताती हैं? ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि हमारे देश के लोग इन्हें सचमुच का नायक मानते हैं और सचमुच दिल से अपने आप को इनका फैन मानते हैं और इनकी बात मानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अमिताभ बच्चन की तरह एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना की दीवानगी भी पूरे देश ने देखी। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तब उस सीट से बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे। राजेश खन्ना के कारण वो ये सीट छोड़कर गांधीनगर सीट से उन्होंने नामांकन भर दिया, क्योंकि राजेश खन्ना के खिलाफ जीतना मुश्किल था। उस चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी राजेश खन्ना को सिर्फ 1,500 वोटों से ही हरा पाए थे। सोचिए, सिर्फ 1,500 वोट। इतने कम अंतर से जीत के कारण लाल कृष्ण आडवाणी ने नई दिल्ली सीट हमेशा के लिए छोड़ दी और गांधीनगर की सीट अपने पास रख ली। उपचुनाव में राजेश खन्ना को दोबारा टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। यानी LK आडवाणी को ये लोकसभा सीट छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि राजेश खन्ना वहां पर आ गए थे। ये राजेश खन्ना की चमक थी, ये राजेश खन्ना की दीवानगी थी। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा, श्रीदेवी बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री थी। फरवरी 2018 में जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब पूरा देश कैसे सदमे में चला गया था और इस समय तक श्रीदेवी का फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद उनके लिए जनता का प्यार खत्म नहीं हुआ था। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में मुंबई की सड़कों पर बड़ा हुजूम निकल कर आया था भीड़ का। अंतिम विदाई देने के लिए देश भर से उनके चाहने वाले मुंबई पहुंचे थे और इसी लोकप्रियता को देखते हुए महाराष्ट्र की तब की सरकार ने श्रीदेवी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ तब करवाया था, जबकि ऐसा सम्मान आमतौर पर जन सेवा से जुड़ी हस्तियों को ही दिया जाता है। तो आज हमने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए, आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाई और आज आपको ये बताया कि ये देश फिल्मी सितारों के पीछे, फिल्मी कलाकारों के पीछे, नायकों के पीछे, नायिकाओं के पीछे दीवाना है और ये समझता है कि यही असली नायक है। और कैसी दीवानगी है ये आपने तस्वीरों में देख ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इन फिल्मी कलाकारों से और इन फिल्म स्टार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या चाहते हैं आप इनसे? आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि ये सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी सामाजिक मुद्दे पर, किसी राजनीतिक मुद्दे पर, देश से जुड़े किसी मुद्दे पर अपने बयान दें और अपने विचार आपके सामने रखें? क्यों चाहते हैं आप ये सब? क्या जब ये बोलेंगे तभी आप उस घटना को हुआ मानेंगे? क्या तभी आप ये मानेंगे कि ये फिल्म स्टार ने इस घटना पर बयान दे दिया, तभी आप सच्चाई को मानेंगे? अगर फिल्म स्टार ने नहीं बोला, किसी मुद्दे का समर्थन नहीं किया, तो क्या वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा? दरअसल ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम इन फिल्मी अभिनेताओं को असली नायक मान बैठे हैं। हम अपने असली नायकों को तो पूछते नहीं हैं और उन नायकों का किरदार जो फिल्मी पर्दे पर दिखाते हैं, जो उन नायकों का किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाते हैं, फीस लेकर, पैसा लेकर, एक बिजनेस मॉडल के तहत
उन्हें आप अपना असली नायक मान लेते हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे इन सारे फिल्मी नायकों की जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, वो करोड़ों में चली जाती है। आज आपने देखा है कि हमारी सेना का कोई शहीद जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी हो, उसे कितने लोग फॉलो करते हैं, उसके घर कितने लोग जाते हैं, उसके घर में उसके परिवार से मिलने कितने लोग जाते हैं। हमारे देश में वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, सोशल मीडिया पर उनकी कितनी फॉलोइंग है, आप उनके साथ कितनी सेल्फी लेते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े अध्यापक हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए हैं। आपने उनमें से कितने लोगों के साथ कभी सेल्फी खिंचवाई है? आपने उनमें से कितने लोगों के साथ ये कहा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलते क्यों नहीं, आप उन्हें न्याय क्यों नहीं दिलवाते? कितने लोगों को आपने कहा है आज तक? हम मनोज कुमार को, आपको याद होगा 70 के दशक में, 80 के दशक में, 60 के दशक में मशहूर फिल्म स्टार मनोज कुमार की फिल्में हम देखा करते थे क्योंकि उनमें देशभक्ति हुआ करती थी। उनकी ज़्यादातर फिल्में देशभक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। वो ऐसे किरदार निभाते थे जिसमें वो देशभक्त दिखते थे और देशभक्ति के किरदार निभाते थे। गाने भी वैसे ही हुआ करते थे उनके। लेकिन क्या अब हम ये मान लें कि मनोज कुमार असल जिंदगी में भी उतने ही बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त होने चाहिए? क्या अब हम ये मान लें कि ये देश कैसे चलेगा? उन्होंने कई फिल्मों में किसान का किरदार निभाया, तो क्या अब हम ये मान लें कि किसानों की समस्याओं पर मनोज कुमार को सबसे पहले बोलना चाहिए? तभी हम मानेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें फिल्म स्टार्स को असली नायक समझने वाली सोच बदलनी होगी। हम उनका सम्मान करते हैं, एक कलाकार के तौर पर सम्मान करते हैं। वो बहुत एक अच्छे कलाकार हैं, वो अच्छे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, वो आपका मनोरंजन कर सकते हैं, वो अच्छी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन क्या वो देश के नायक भी हो सकते हैं? क्या उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए ये फैसला करना कि देश कैसे चलेगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हमारी बहुत सारी शिकायतें खुद ही अपने आप दूर होने लगेंगी। इसलिए आपकी जो उम्मीदें इन नायकों से, इन नायिकाओं से बंध गई हैं, क्योंकि आप ये समझने लगे हैं कि आप सिनेमा हॉल में या बड़े पर्दे पर जिन किरदारों में इन्हें देखते हैं ये असल जिंदगी में भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्टर्स हैं, ये एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करने के बाद उस रोल से बाहर निकल जाते हैं और फिर किसी दूसरे रोल में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि कश्मीर के मामले में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को या फिल्म इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार्स हैं, खान्स हैं, इनसे जब तक कश्मीर का एंडोर्समेंट नहीं होगा तब तक कश्मीर की बात नहीं बनेगी, तो ये गलत है। पाकिस्तान के बारे में जब तक हमारे फिल्म स्टार, बड़े बड़े कलाकार बोलेंगे नहीं तो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई कभी सुलझेगी नहीं, ये बात गलत है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अगर ये फिल्म स्टार्स बाहर नहीं आए तो सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, ये उम्मीद रखना बहुत गलत होगा। फिल्म इंडस्ट्री हो, खेल हो, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ये सबकी थाली है, ये इस देश की थाली है। इस थाली को इस देश के लोगों ने सजाया है। इस थाली पर किसी एक खानदान का या किसी बॉलीवुड का या किसी फिल्म स्टार का मालिकाना हक हो ही नहीं सकता। ये इन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है और यकीन मानिए ये गलतफहमी पैदा की है आप लोगों ने। इस देश के लोगों ने इनके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है, क्योंकि जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। लोग इनके फैन बन जाते हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं और अपना दिमाग बंद करके इनकी सारी बातें मान लेते हैं। यही इस देश की सबसे बड़ी गलती है। और जब ये फिल्म स्टार चुपचाप बैठे रहते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर चुप रहते हैं, अपने घरों से उस दौरान बाहर नहीं निकलते, समाज के लिए कुछ करते नहीं हैं, तब इस समाज को बड़ा बुरा लगता है और फिर ये समाज इनसे नाराज होने लगता है, जैसा कि अब हो रहा है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े मशहूर नायकों और नायिकाओं को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में इतनी सारी बातें लिख रहे हैं। इन फिल्म स्टार्स के लिए भी ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो ज़माना सुपरस्टारडम का अब समाप्त हो चुका है। ये नया भारत है और नए भारत के जो लोग हैं वो परिपक्व हैं। अगर वो सोच समझकर वोट डाल सकते हैं तो वो सोच समझकर ये भी तय कर सकते हैं कि उनके नायक कौन होंगे। इसलिए अगर आपको उरी फिल्म पसंद आई, अगर आपको कोई और फिल्म जो देशभक्ति पर बनी है वो पसंद आई, अच्छी बात है, आपको पसंद करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मनोरंजन हुआ है, इससे आपकी भावनाओं को एक नई ऊर्जा मिली है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उरी फिल्म में जो
कलाकार या जो एक्टर फौजी बना है और जिसने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है वही असली हीरो है, तो ये आपकी गलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो जिन लोगों ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी उन्हें अपना नायक मानिए। अगर आप चाहते हैं तो जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर उन्हें अपना नायक मानिए। आप चाहते हैं तो गलवान में चीन के सैनिकों को जिन्होंने मजा चखाया था उन सैनिकों को अपना नायक मानिए। आप चाहते हैं तो उन वैज्ञानिकों को अपना नायक मानिए जिन वैज्ञानिकों ने भारत को आज बहुत आगे पहुंचाया है। ये असली नायक हैं। इसलिए असली नायक और नकली नायक में फर्क करना सीखिए, तभी नया भारत आगे बढ़ पाएगा। और ये आपकी भी बहुत बड़ी गलतफहमी है और आपकी गलतफहमी की वजह से ये सारे बड़े बड़े जो कलाकार हैं आजकल जो बयान दे रहे हैं इन सब की गलतफहमी पैदा हो गई है। इसलिए इस गलतफहमी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इसकी शुरुआत आज से हमने की है। अगर आप हमसे सहमत हैं तो फिर इस बात को आगे बढ़ाइए।